सरकार वक्फ जमीन को इंडस्ट्रियल मतलब कि सर जो है आप बड़ी बड़ी कंपनियों को दे सकती है, यानी बनाने के लिए डेवलपमेंट के लिए एक्वायर कर सकती है, जिससे फैक्ट्री पावर प्लांट और अन्य इंडस्ट्री या यूनिट से लगा सकती है। यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट, सरकार वक्फ जमीन को अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक्वायर कर सकती है, जिससे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकती है। महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का नुकसान, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि आप महिलाओं को और गैर मुस्लिम को भी यहाँ पे जगह देंगे। जैसे होती है सरकार कहती है कि हमारी जमीन है तो उस वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अभी तक जो संपत्ति को वक्फ बोर्ड कह रहे थे कि ये सरकार हमारी संपत्ति को जब्त कर ली है, कब्जा कर लिया है, लेकिन अब ये जो वक्फ बिल बनने के बाद अब जिसे सरकार कह देगा ये हमारी संपत्ति है तो वक्फ बिल की वो संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वक्फ अधिनियम 1954 में अगर आया नहीं होता, वक्फ बोर्ड बना नहीं होता, तो उससे पहले सारी की सारी अधिकार जो आपका मदरसा था, जो आपका कब्रिस्तान था, ईदगाह था, इमाम के पास, काजी के पास, मस्जिद के पास, मदरसे के पास, दरगाह के पास, समझे, दरगाह जैसे हो गया मस्जिद है, मस्जिद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता था। इमाम उस समय जो है मस्जिद के इमाम वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करते थे, काजी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करते थे, मदरसा वक्फ संपत्तियों का मदरसों का प्रबंधन और संरक्षण करता था। और जब वक्फ बोर्ड बना, जब सारे के सारे मुसलमानों ने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को नाम कर दिया, वक्फ बोर्ड को दे दिया, तो आज ये नौबत आ गया। अगर वो नौबत नहीं आता तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाते आप पे। वक्फ के पास ये प्रॉपर्टी आता है कहां से, जमीन कहां से आया था। वक्फ के एग्जाम्पल तौर पे बता दूं, मेरे यहाँ मेरे गांव में मस्जिद बनने की जरूरत थी, मस्जिद नहीं है, तो वहां पे बहुत दूर नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो वक्फ के नाम पे एक हमारे मंजूर चाचा है, मंजूर चाचा ने बोला कि मेरे पास बहुत सारा जमीन है, एक मैं जमीन दे रहा हूँ अपना, वक्फ कर रहा हूँ और उस पर आप लोग मस्जिद बना ली। तो मंजूर चाचा ने वहां पे जमीन दिया और वहां पे मस्जिद बना ली और वो जमीन रजिस्टर हो गया वक्फ के नाम, वक्फ बोर्ड के नाम पे, और वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। तो जमीन वहां से मिलता है। जैसे बड़ी कब्रिस्तान चाहिए, जनाजा चाहिए, तो वहां लोग पूरे गांव वाले, पूरे मुस्लिम समुदाय मिलके उस जमीन को खरीदते हैं, कई जगह समझे ना, उसको खरीद के फिर उसको वक्फ के नाम पे रजिस्टर कर देते हैं। अपने नाम पे नहीं कर सकते, अगर अपने नाम पे करेंगे कल होकर हमारी जो औलाद है वो कहेगा भाई ये मेरा जमीन है, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इसीलिए वक्फ के नाम पे किया जाता है। और वक्फ के नाम पे करने का वक्फ बोर्ड बना 1954 में। हेलो दोस्तों, जो वक्फ बिल अभी पास हुआ है उसे समझने के लिए हमें वक्फ जो एक्ट 1954 है, जो जवाहरलाल नेहरू के समय आया था, उसे समझना होगा। और उससे पहले समझना होगा, जो लोग ये अक्सर सोचते हैं कि वक्फ मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया, वक्फ बना दिया गया था सरकार की तरफ से, है ना, उसे खत्म करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे थे, मैं उससे उनकी जानकारी के लिए मुझे बताना पड़ेगा वक्फ एक्ट जो आया था या वक्फ बोर्ड बना था उससे पहले क्या था। ये सबसे पहली बात बताते हैं उस समय क्या था। वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मान लिया जाए अभी कोई कानून वक्फ बोर्ड नहीं बना है, मान लिया जाए अभी आपका मंदिर बना है, मंदिर है, गांव में है, तो उसका देखभाल कौन करता है? वहां के पंडित जी करते होंगे, वहां के हिंदू समुदाय के लोग करते होंगे। सेम उसी तरीके से जो वक्फ की संपत्ति था 1954 से पहले, वहां पे उनका जो देखभाल करते थे वो थे मौलाना साहब, वो काजी साहब, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग क्या करते थे। और वक्फ की जो जिम्मेदारी है, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद में एक कमेटी थी, वक्फ की जो संपत्ति का देखभाल मस्जिद की जो वक्फ कमेटी है वो देखभाल करती थी। और मदरसा जो कमेटी है जो वो देखभाल करती थी। मतलब वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, आप सोच रहे हैं वक्फ क्या है, वक्फ के बारे में मैं आपको बता दूं। वक्फ का मतलब ही है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा और इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो खुदा के नाम पे जो वक्फ कर दिया जाता है, जैसे मस्जिद है, दरगाह है, ये सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लिया जाए इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ा, और हर गांव में एक मस्जिद है, मदरसा है, कहीं दरगाह है, कहीं कुछ है, कहीं वक्फ के नाम पे कहीं ग्राउंड को जमीन करके चले गए तो उसे ग्राउंड के रूप में तब्दील कर दिया गया है, कब्रिस्तान है, जनाजा है, ईदगाह है, बहुत सारी जमीनें हैं वक्फ के नाम पे। और जब वक्फ बोर्ड नहीं बना था 1954 से पहले, तो वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो मौलाना है, कारी हैं, या जो वहां के वक्फ कमेटी है, वो देखभाल करती थी। तो आपको लेकर आते हैं कि कुछ संस्थाएं बनाया गया था, वक्फ कमेटी बनाया गया था,
वहां पे कि वो जो गांव में है वक्फ की एंटी वो देखभाल करती थी, और मुस्लिम सभा, कुछ मुस्लिम सभा जैसे जलसा हुआ करता था, मुस्लिम सभाओं के द्वारा उस चीज की निगरानी रखा जाता था। समझे सर? तो इस तरीके से हर जगह का जो पूरे इंडिया में है, अलग अलग मदरसा का अलग अलग लोग उसको देखभाल कर रहे थे, अलग अलग, क्योंकि आपस में क्या होता, बटा हुआ था। लेकिन यह वक्फ बोर्ड बनाने की नौबत आखिर आई क्यों? आखिर क्यों बनाया गया वक्फ एक्ट अधिनियम, क्यों लाया गया था 1954 में? इसलिए लाया गया था कि जैसे अलग अलग जगह जो वक्फ के नाम पे जमीनें कर दिया गया था, उस पे अवैध कब्जा बढ़ते जा रहा था। उस पे अवैध कब्जा, चूंकि उसकी कोई निगरानी नहीं करने वाला था, क्योंकि अल्लाह के नाम पे था। क्योंकि आज के समय में इंसान इतना अपने ही काम में इतना ही मशगूल था उस समय भी, कि लोगों को उस जमीन की कोई परवाह नहीं थी। कोई इस पे अवैध कब्जा कर रहा था, कोई अपना घर बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कहीं पे सरकारें वहां पे अपनी कब्जा कर रही थी। तो इसलिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सारे लोग मिलकर उन्होंने एक एक अधिनियम लाया, और उससे उनको पूरे के पूरे जो है उस समय 1954 में उनको राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से हर जगह से उस अधिनियम को पास किया गया। यहीं से शुरुआत होती है ये वक्फ बिल का, जो इतना बड़ा बतंगड़ है। अगर उस समय 1954 में ये बिल नहीं आया होता, या अधिनियम नहीं पेश किया गया होता लोकसभा और राज्यसभा में, और पूरी की पूरी जो इंडिया की संपत्ति है, क्योंकि सारे के सारे को जब वक्फ बोर्ड बना तो उसके बाद पूरी की पूरी जो संपत्ति है, जैसे अलग अलग जगह मौलानाओं के देखभाल कर रहे थे, मदरसा देखभाल कर रही थी, मस्जिद देखभाल कर रही थी, अपना अपना अलग, तो सबको एक जगह आके वक्फ बोर्ड देखभाल करने लगी और वक्फ बोर्ड के पास आने लगा। उस समय भी जिस तरह आज यहाँ पे आवाज उठाया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, समझे ना? आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह आवाज उठाया जा रहा है। उस समय भी आवाज उठाया गया था अलग अलग मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी, कि इसका अवैध कब्जा कर लेगी सरकार, ये कर लेगी, वो कर लेगी, समझे ना? दिस डेट। तो उस समय से 1954 में भी सेम यही चीज आया था। अगर उस समय वक्फ एक्ट नहीं लाया गया होता, क्योंकि वक्फ एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जो मुसलमानों की जो संपत्ति है उसका देखभाल कर सके, उनका संरक्षण कर सके, उनका प्रबंधन कर सके। क्योंकि उनका जो सोच था उस समय यह था कि मुसलमानों की संपत्ति की देखभाल हो, उस पर अवैध कब्जा नहीं हो। लेकिन यही आगे चलकर हम आते हैं, समझे ना? अब 2024 में वक्फ बिल जो है, कहां पे वक्फ बिल बनाने की मांग शुरू हुई, और आज ये जो है बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। इसमें सारे लोग कहते हैं कि क्या इसका नुकसान होगा, क्योंकि सरकार कोई भी हो, समझे ना? आपको बता दें, मोदी सरकार से पहले भी, जो वक्फ बिल आने से पहले भी, इसका जो गवर्नमेंट है और कुछ संगठन जो वक्फ बोर्ड में थे, उन लोगों ने भी कहा जाता है कि उन्होंने भी मिसयूज किया है इस जमीन का, और उसके खिलाफ भी जो वहां के मुस्लिम संगठन है, मुस्लिमों ने भी आवाज उठाया। कि कहा जाता है कि यहाँ पे भी अवैध कब्जा बढ़ने लगा, मनमानी ढंग से प्रॉपर्टी बेचने लगे, ये कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच है या नहीं है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि इस तरीके से। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको वक्फ जो बिल अभी आया है, आखिर ये लाई क्यों सरकार? तो वक्फ का उस वक्त जब वक्फ एक्ट 1954 में बना, और राज्य लेवल में एक वक्फ बोर्ड अलग बना, और राष्ट्रीय लेवल में, मतलब देश लेवल, नेशनल लेवल में भी राष्ट्र वक्फ बोर्ड बना, मतलब राज्य और राष्ट्र दोनों लेवल पे वक्फ बोर्ड का वितरण किया गया। जैसे केंद्रीय मंत्री हो गया, है ना, राज्य मंत्री हो गया, तो इस तरीके से बंटवारा किया गया सेम। क्योंकि वक्फ बोर्ड का बनने का मकसद यही था कि इससे मुसलमान जो समुदाय है, मुसलमानों जो है उनका भला हो, जो जैसे गरीब हो, मिस्कीन हो, या शिक्षा को लेकर हो, यूनिवर्सिटी से लेकर हर चीज खोला जाए, मदरसा खोला जाए, मस्जिद की देखभाल हो और उसकी निगरानी हो। और कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि ये रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर आता है। तो अब हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति आखिर है कहां से। वक्फ बोर्ड के पास कोई संपत्ति नहीं था, उसे बोर्ड बनाया गया, उसको एक तरफ से जोड़ा गया है चैन में, और वहां से उनका मकसद यह था कि मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों की जो
है, मस्जिद है, मदरसे हैं, या मुसलमानों के लिए हेल्थ सिस्टम हो, या मुसलमानों के लिए एजुकेशन सिस्टम हो, इनको सही किया जाए और इस पे जो अवैध कब्जा है, इसको अवैध कब्जा को हटाया जाए। और जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, समझे ना, तो ये सारी की सारी जो डाटा रहेगी तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, तो इससे यहाँ पे कोई अवैध कब्जा नहीं होगा। तो सवाल ये भी उठता है वक्फ बोर्ड पे कि आखिर लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो उससे कमाई क्यों नहीं हो रहा है। कल मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि 1200 करोड़ होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्या कब्रिस्तान पे, क्या जो वक्फ बोर्ड है, जो कब्र में आप ले आके सपुर्द खाक करते हैं, क्या वहां से कोई इनकम आता है? नहीं आता है। जाहिर सी बात है। पहली बात लेके चलते हैं हम कब्रिस्तान पर, लेके चलते हैं। कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है और वक्फ की निगरानी के अंदर आता है, समझे ना। और जब वक्फ है, वक्फ की जो संपत्ति कब्रिस्तान थी, क्योंकि हर समुदाय के लोग जो उसके गांव में कब्रिस्तान है वो मिट्टी दे के आते हैं, जमीन तो उसके पास है, तो क्या उस कब्रिस्तान पे अगर मिट्टी हम देने जाते हैं तो क्या वहां पे कोई टैक्स लगता है, कोई रुपए है, कोई, क्या वहां से कब्रिस्तान से कोई आय का साधन है या नहीं है? हम और आप पूरी देश के नागरिक जानते हैं कि कब्रिस्तान पे जब हम मिट्टी देने जाते हैं या सपुर्द खाक करते हैं तो वहां पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा कब्रिस्तान है। आज तक आप यही समझ रहे थे, लेकिन अब से वो सारी की सारी, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि वहां से कमाई का अर्निंग नहीं है, तो लोगों को ये डर है कि कल होके सरकार जो कब्र पे है उस पर टैक्स लगा देगी, मिट्टी देने पे इतना रुपया आय का जरिया हो। चलो मान लिया जाए अगर सरकार ये नहीं लगाती है, तो लोगों को ये डर है कि ईदगाह है, ईदगाह की जो जमीन है, सरकार कहेगी कि साल में एक बार ईदगाह होता है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो उस जमीन को कहीं और प्राइवेट सेक्टर वाले को दे दें हम। मस्जिद है, मस्जिद में भी आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या आय का कोई सोर्स है? बस वही है, एक सोर्स चंदा है, चंदा से आप, मस्जिद को हम और आप चंदा देते हैं, तो आय का सोर्स क्या हुआ? वहां के जो इमाम है या मौजम है या उसकी देखभाल है, वो हमारे चंदों से होता है, लेकिन वो संपत्ति किसकी है? वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। तो वक्फ बोर्ड को आय का जो साधन है, लोग कह रहे थे वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कमा रही थी संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड को वहां से भी नहीं मिल रहा, मस्जिद से भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मस्जिद के में भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम कोई रुपए नहीं देते हैं, कोई मंथली तो बांधा हुआ नहीं है, या कहीं मंदिर में पूजा करने जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो क्या हम वहां टैक्स देते हैं? नहीं देते। अब वहां से चलते हैं मस्जिद मंदिर, बात छोड़िए, हम आते हैं दरगाह पे। रही बात दरगाह पे, दरगाह पे भी जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, समझे ना। वहां पे भी लोग जाते हैं, कुछ लोग रुपए देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन वहां भी कमाई है, दरगाह पे कमाई है, लेकिन लाखों करोड़ों में कमाई है। तो लेकिन उस कमाई का कहाँ यूज हुआ, वो भी जो अभी तक है, कभी आपको मालूम नहीं हुआ कि कहीं मुसलमानों के हित के लिए हुआ है, गरीबों के हित के लिए हुआ है, या किसी चीज के लिए हुआ है। यहाँ पे कुछ दिखता है कि यहाँ पे कुछ घपला हो रहा है, लेकिन जो दरगाह है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं दरगाह में कितनी कमाई हो रही है, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं दरगाह पे, लेकिन वो भी दरगाह के इसके अंदर अंडर आता है, वक्फ बोर्ड के अंदर। क्या वक्फ बोर्ड को दरगाह से जो कमाई होता है उसका पूरा का पूरा रुपए दिया जाता है? जहां तक मैंने, मेरी जानकारी के हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, जब मैं दरगाह पे गया तो वहां पे लोगों से पूछा, अंदर वाले से, कि क्या यहाँ पे जो इनकम होता है, क्या इससे गरीबों को, मोहताजों को दिया जाता है ना, खर्च किया जाता है मुसलमानों के लिए? कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, सबके पास BMW है, ये लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं प्रतिदिन, समझे, यहाँ की कमाई से। तो वक्फ बोर्ड को वहां से भी कमाई का जरिया नहीं है। रही बात मदरसा, मदरसा है, आप जानते हैं लाखों करोड़ों मुसलमान जो बच्चे हैं वो मदरसा में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भी शुरुआत में जो है बच्चे जब रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दीनी तालीम है अरबी में है, और अरबी सीखना तो वक्फ, मदरसा भी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, और हम लोग जब मदरसे में जाते हैं, बड़े बड़े मदरसे में, तो वहां पे भी फ्री में पढ़ाई होती है। तो वक्फ जो है, कुछ संपत्ति जब होता है उन्हें, जैसे कहीं पे दुकान से, कहीं पे मस्जिद के बगल बाहर में कोई दुकान बना दिया गया, वहां से जो आता है तो वो का पूरा उधर लगा दिया जाता है, और कुछ चंद बाहर से चंदा भी होता है। तो वक्फ बोर्ड के पास कहां से है? लेकिन वक्फ बोर्ड के पास खाली जमीनें बहुत है, लेकिन अभी तक उस खाली जमीनों का यूज नहीं हुआ, जैसे कि बड़े बड़े। तो अब ये सरकार, लोगों को ये डर है कि अब ये सरकार जो आएगी तो ये क्या करेगी,
तो आइए कुछ सवाल है जिसका जवाब कुछ मैंने लोगों से पूछा कि अभी जो वक्फ जो बिल पास हुआ है उसको लेकर क्या दिक्कत है और क्या हमारे संवैधानिक जो मूल्य है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका कहीं हनन हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ये अधिकार है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, पूजा करने, प्रचार करने और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभी तक चूंकि जो बिल है पहले जो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, वही बिल सेम है, लेकिन इसमें तब्दील क्या किया गया और इसमें नियत, लोगों को नियत पे डाउट है। क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में मस्जिद को लेकर अलग अलग जगह, अभी ईद का समय था, आपने सुना था अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, समझे ना, और आपका पासपोर्ट ये कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, आपने बहुत सारी चीजें सुना है। और मस्जिद को लेकर कि आप यहाँ पे पहले मंदिर था, ये था, वो था, और विवादित बयान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लोगों को ये डाउट है कि इस गवर्नमेंट में क्या मुसलमानों को हित में क्या ये जो बिल लाया है, क्या सच में मुसलमानों के लिए लाया है, या अपने जो दोस्त है, जो अडानी है, अंबानी है या करोड़पति है, उनके लिए लाए हैं। अब मैं बताता हूं, क्योंकि वक्फेवा जितनी प्रॉपर्टी जो खाली प्रॉपर्टी है, तो उसका अब सरकार कह रही है कि हमें इनकम नहीं मिल रहा है, तो वहां से कमाई हो सकता है। तो कमाई का जरिया क्या है, मैंने बता दिया, मस्जिद से मिलेगा नहीं, कब्रिस्तान से मिलेगा नहीं, ईदगाह से मिलेगा नहीं। तो आप अगर हद से आ जाए तो उस पर टिकट लगा दीजिएगा कि एक मुर्दे पे जो मिट्टी देने जाएंगे 500 रुपए होगा, तब तो आमदनी का जरिया है। मस्जिद में जो जाएगा भाई 100 रुपए देके नमाज पढ़ने जाएगा। ये तो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जानती है कि इससे विवाद हो जाएगा। तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है, जो खाली प्रॉपर्टी है, समझे ना, वो जो खाली प्रॉपर्टी है उनको बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा, या वहां पे तो उससे आमदनी लिया जाएगा। अगर सच में उस आमदनी का अगर वक्फ बोर्ड के लिए यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक है, उस लोगों को डर है कि वो सारे के जिस तरीके से लोग कहते हैं रेल भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, तो लोगों का ये डाउट है और ये इसी वजह से वो डर रही है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल जो एक्ट है वो अभी का है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रावधान उसमें चेंजेस किया गया है, और उसमें चेंजेस जो है वो विवादित क्यों है, आपको मैं विवादित बताता हूं। वक्फ बिल जो अभी आया है उसके क्या नुकसान हो सकता है, मैं बता रहा हूं। वक्फ संपत्ति का नुकसान, बिल के अनुसार अगर कोई संपत्ति सरकार की घोषित होती है, मतलब सरकार की अगर होती है, सरकार कहती है कि हमारी जमीन है, तो उस वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अभी तक जो संपत्ति को वक्फ बोर्ड कह रहे थे कि ये सरकार हमारी संपत्ति को जब्त कर ली है, कब्जा कर लिया है, लेकिन अब ये जो वक्फ बिल बनने के बाद अब जिसे सरकार कह देगा ये हमारी संपत्ति है, तो वक्फ बिल की वो संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस बिल में ये विवादित बयान है, इससे वक्फ संपत्ति का नुकसान हो सकता है। मुस्लिम समुदायों का नुकसान, बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है। इस जो बिल है इससे क्या होगी कि वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है, जिससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान हो सकता है। महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का नुकसान, मतलब यहां पे कहा गया है कि आप महिलाओं को और गैर मुस्लिम को भी यहां पे जगह देंगे। जैसे यहां पे लोग यही मांग कर रहे हैं कि एक मंदिर है, मंदिर में अगर मान लीजिए कोई कमेटी है, क्या उसमें मुसलमान को आप रखेंगे, या कहीं ये है सरदारों का गुरुद्वारा है, क्या मुसलमानों को उसमें रखेंगे? नहीं, क्योंकि वो आपका नहीं है। यही कह रहे मुसलमान कि आप उसमें क्यों गैर मुस्लिम को डालेंगे। तो महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का नुकसान, बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया में नुकसान, बिल के अनुसार संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया का सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन इससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। निगरानी और ऑडिट का नुकसान, बिल के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की वित्तीय लेन देन और कामकाज की निगरानी करेगी, जिससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन निगरानी ऑडिट हर जगह होना चाहिए, हर सिस्टम में ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑडिट से ये पता चलता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने ही बैठे गद्दार खा रहे हैं उसे, जिस चीज को गरीबों को देना चाहिए। और आज यही हो रहा है। कहते हैं कि अल्लाह जो भी करता है वो देखभाल के करता है। अगर आपके पास अगर ये बिल आया है, अगर अल्लाह पे यकीन रखते, अल्लाह को मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आपने यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, आज भी आपकी बच्ची जो तलाकशुदा है दर दर ठोकर खा रही है, आपकी जो महिला है मस्जिद के सामने जाएंगे वो भीख मांगती नजर आएगी।
आपने अभी तक कितना सुना है, सच बताइए ईमानदारी के साथ, कितना हॉस्पिटल बना दिया गया है, कितना यूनिवर्सिटी बना दिया गया है? नहीं है, क्योंकि आमदनी नहीं है, राइट सी बात है। लेकिन एक एक तो बना सकते थे, जैसे श्रीनगर में एक हॉस्पिटल बनाया गया कैंसर के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन इसी तरह का आप धीरे धीरे बना सकते थे 1954 के बाद। एक 70 साल बहुत ज्यादा समय होता है। इंसान का नुकसान क्या होगा? आजादी का नुकसान। बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है, जिससे लोगों की आजादी का नुकसान हो सकती है। और वक्फ बोर्ड में क्या है कि वक्फ बोर्ड में जैसे आप कहीं पे तो मुसलमानों का कोई धार्मिक कुछ हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड उससे निगरानी करती थी, है ना। वक्फ बोर्ड में क्या है, मुस्लिम समुदाय के लोग रहा करते थे। अब डायरेक्ट सरकार उसको निगरानी करेगी, या कहीं पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे धरना देना हो, या कहीं पे मुसलमानों के लिए कोई आयोजन करना हो, तो आप सरकार से पूरा का पूरा परमिशन लेना होगा, पूरी की पूरी उस पर सरकार की निगरानी होगी। सबसे बड़ा है पॉलिटिकल इंटरफेयर। वक्फ बिल के से पॉलिटिकल इंटरफेयर बढ़ जाएगा, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रावधान और गवर्नमेंट जो सरकारी दबाव में आ सकता है। मतलब इस पे सरकार पूरा का पूरा दबाव बना सकती है। सरकार इस वक्फ प्रॉपर्टी को, आप कहेंगे कि आप जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको कहाँ का यूज कर सकती है। सरकार ने पहले ही कहा था कि वक्फ जमीन को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्वायर किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी प्रोजेक्ट। सरकार वक्फ जमीन को सरकारी प्रोजेक्ट जैसे कि सड़क, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार वक्फ जमीन को इंडस्ट्रियल मतलब कि जो है आप बड़ी बड़ी कंपनियों को दे सकती है, यानी बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्वायर कर सकती है, जिससे फैक्ट्री, पावर प्लांट और अन्य इंडस्ट्री या यूनिट से लगा सकती है। यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। सरकार वक्फ जमीन को अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक्वायर कर सकती है, जिससे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकती है। नेशनल सिक्योरिटी। सरकार वक्फ जमीन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्वायर कर सकती है, जैसे कि मिलिट्री कैंप से, डिफेंस से और अन्य नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वक्फ जमीन को एक्वायर करने से पहले सरकार को वक्फ बोर्ड और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ समझौता करना होता है और उनके अधिकारों को सामना करना होता है। लेकिन क्या इस बिल के बाद सरकार डायरेक्ट मानेगी? क्योंकि नहीं मानेगी। जब इतने लोग कह रहे थे कि वक्फ बिल नहीं लाया जाए, पूरी की पूरी 99% मुसलमान सपोर्ट में नहीं था, फिर भी सरकार लेकर आ गई। तो यहाँ पे किसी की चलने वाली नहीं है, जो सरकार कहेगी उसी की चलेगी। और आपको ही पता है और हमें ही पता है कि सरकार की जो है मानसिकता क्या है। सरकार तो हमेशा कहेगी कि हम आप मुसलमानों के लिए भले के लिए लेकर आए हैं, तो मुसलमानों के लिए भले के लिए लेकर आते हैं। तो वही मैं एक वीडियो देख रहा था बिल्किस बानो के लिए, कि आप मुसलमानों यहाँ पे पहलू खान को मार दिया जाता है, दर दर का ठोकर खाते हैं मुसलमानों को, इस तरीके से नमाज पढ़ने पाबंदी कर दिया जाता है, मुसलमानों को इस तरह टॉर्चर किया जाता है। तो क्या सरकार की जो है मानसिकता मुसलमानों को लेकर है, या मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जो जमीन है उसको हड़पने की नीति है? ये आप बताइए कमेंट करके।